हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल की हमारी क्लासेस चल रही हैं। एंड लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको बताया कि मेटल किस तरीके से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और इसमें बेटा हमने आपको बताया रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और आपने देखा कि मेटल जो होता है जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता था बच्चों, ऐसे मेटल जो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक सॉल्ट प्लस कौन सी गैस लिबरेट करता है? H2 गैस। आपने कुछ रिएक्शन देखी। Iron on reacting with sulfuric acid, iron gives sulfate, iron sulfate and along with the hydrogen gas। ये रिएक्शन आपने देखी कल। देन इसके बाद जिंक प्लस H2SO4 सेम पैटर्न में रिएक्शन होगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एंड मैग्नीशियम प्लस H2SO4 एसिड इक्वल टू मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मतलब एक आप कॉमन बना सकते हैं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ये आपने देखा। कॉपर की कोई रिएक्शन नहीं होती, कल मैंने बताया कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड। क्यों? चाहे कॉपर हो, चाहे वो HCl हो या H2SO4 हो, दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर में कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, किससे? आयरन से। यस, चलिए ओके। नेक्स्ट देखिए, आज हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3। बेटा तीसरा एसिड है ये जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा मेटल की रिएक्शन हमने पढ़ी बेटा किसके साथ? मेटल की रिएक्शन हमने पढ़ी HCl के साथ। सेकेंड हमने पढ़ी बच्चों H2SO4 के साथ। दोनों में एक ही काम हुआ, चाहे आप H2SO4 से रिएक्शन करो चाहे आप HCl से रिएक्शन करो, दोनों में एक ही चीज सामने आई। क्या चीज सामने आई? कि रिएक्शन के बाद आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा? सॉल्ट और प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? अब देखिए, आज हम मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं थर्ड वन के साथ जिसका नाम है HNO3। बेटा HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। यस, नाइट्रिक एसिड। बेटा ये जो HNO3 होता है ना, इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये हाइड्रोजन छोड़ाना भूल जाएगा। जैसे इनका काम था, ये हाइड्रोजन, ये क्या बना रहे थे? उसका सॉल्ट बना रहे थे और हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहे थे, हाइड्रोजन को अलग कर रहे थे। यहाँ पर HNO3 जो है ना, सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो बच्चों लिख लेना कि HNO3 जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब ऑक्सीजन खिलाने में ये खिलाड़ी है एकदम, इसको ऑक्सीजन खिलाने में बहुत मजा आएगा। आइए पढ़ते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन करता है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। यस, तो देखिए व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड H2 गैस इज नॉट इवॉल्व। मैंने क्या बताया बेटा कि यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी। बहुत बच्चे सोचेंगे अरे ये भी एसिड है, चलो वही काम कर दो, हाइड्रोजन गैस निकाल दो। नो वे बच्चों, यहां पर H2 गैस इन्वॉल्व नहीं होगी, इवॉल्व नहीं होगी। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज H2 into H2O। तो क्या होता है, जो H2 निकलने वाली होती है ना, H2 जो बाहर आने वाली होती है, इसको ये HNO3 ऑक्सीजन खिला देता है और बना देता है H2O। तो यहां पर इस रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा। यहां पर ये रिएक्शन जो होगी क्या बनेगा? इसमें वाटर बनेगा। इट सेल्फ reduces टू NO, और ये अपने आप को रिड्यूस कर लेगा NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। When a metal react with HNO3, H2 gas it not evolved। Remember H2 गैस यहाँ पे नहीं निकलेगी, कुछ और होगा। आइए देखते हैं रिएक्शन। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। यस, ये देखिए ये एक्सेप्शनल केस है इसका। यहां पर देखिए मैग्नीशियम है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना लेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट, है ना, और प्लस हाइड्रोजन। ये बेटा इसका एक्सेप्शनल पार्ट है। यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल पुराने पैटर्न में से हो रही है ना। रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट, बहुत ही पतले नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगी और मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सेकेंड रिएक्शन, मैग्नीज रिएक्ट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी सेम पैटर्न पे रिएक्शन हुई है। ये कुछ रिएक्शन जो है बहुत ही कम अमाउंट में, कम मतलब रेयर रिएक्शंस हैं जिसमें ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है।
बच्चों आपको केवल वही रिएक्शन याद रखनी है जो एनसीईआरटी में आपके दी गई है। ये अदर रिएक्शन जो हम आपको बता रहे हैं, अगर एनसीईआरटी में नहीं दी गई है तो ज्यादा इन पे लोड नहीं देना है। ये जैसे HNO3 वाला केस आपके एनसीईआरटी में डिस्कस ना के बराबर है। केवल इसकी एक रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग वाली आप देख लेना, अभी जो मैं बताऊंगा वही रिएक्शन आज तक एग्जाम में आई है। ठीक है, यस, ये हो गई दो रिएक्शन आपकी। तो जिसमें आपने देखा कि मैग्नीशियम जो होता है और नाइट्रेट बना लेता है और मैग्नीज अपना नाइट्रेट बना लेता है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम में क्या आता है। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया मतलब रॉयल वाटर इन लैटिन। यस, तो एक्वारेजिया क्या बेटा, इसे बोलते हैं एसिड का राजा। एसिड का राजा मतलब सबसे खतरनाक एसिड। बेटा फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrate hydrochloric acid and concentrate HNO3 in the ratio 3:1। बच्चों आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप प्योर HCl में सोना पिघलाएंगे, सोना डालेंगे गोल्ड, तो नहीं गलेगा प्योर HCl में। अगर आप HCl में गोल्ड डालेंगे तो नहीं गलेगा। अगर आप HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है उसमें भी आप गोल्ड को घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। मगर बच्चों अगर आप बना लेंगे एक HCl और HNO3 को मिक्स करके बनाएंगे आप क्या, एक नया एसिड जिसमें 3 पार्ट HCl रहेगा, 3:1, मतलब 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट किसका, HNO3। 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। बच्चों अब आपके पास में जो सोल्यूशन बन के आएगा, जो नया एसिड बन के आएगा, वो होगा एक्वारेजिया। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये देखिए ये इस तरीके का एसिड बनता है, ठीक है। और इट इज अ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, इतना तेज होता है कि इससे भाप निकल रही होती है बच्चों, समझ गए। इट इज अ हाईली कोरोसिव एंड अ फ्यूमिंग लिक्विड। आपने सुना होगा तेजाब, सुना है ना, तो बेटा यही है वो तेजाब जो आपके गोल्ड को भी घोल देता है, समझ गए, बहुत पावरफुल एसिड है। यस, ये देखिए, हाँ ये देखिए बेटा, इस तरीके से इसमें धुआं निकल रहा है, ये फ्यूम्स निकल रही हैं, एक्वारेजिया है ये। इट इज अ हाईली कोरोसिव एंड अ फ्यूमिंग लिक्विड, इसमें से फ्यूम निकलती हैं। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी अपने अंदर घोल सकता है। अगर आप प्योर HCl को लोगे तो प्योर HCl गोल्ड को नहीं घोल पाएगा, आप प्योर HNO3 लोगे तो वो भी गोल्ड को नहीं घोल पाएगा। यदि आप इसका मिक्सचर बना दोगे, और वो भी मिक्सचर कैसा, 3 पार्ट, 3 पार्ट HCl का और 1 पार्ट HNO3 का, समझ में आ गया। तभी उल्टा मत कर देना, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3। यस, नहीं बेटा HNO3 में भी अकेले गोल्ड में नहीं घोल पाएगा, मैंने बताया ना कि अगर आप HCl में अकेले घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, HNO3 में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, बट यदि दोनों को मिला करके घोलेंगे तो एक्वारेजिया बन जाएगा। नहीं नहीं, 1:1 में नहीं बनेगा, ओनली 3:1 में ही बनेगा। इसका नाम एक्वारेजिया है। यस, देखिए नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। यस, अब अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटेलिक सॉल्ट। चलिए देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटेलिक सॉल्ट। अगर मैं इसके लिए पहले आपको लिख देता हूं एक रिएक्शन, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल आपके पास में मैं ले लेता हूं आयरन Fe, ये एक मेटल है, और एक दूसरा सॉल्ट सोल्यूशन में ले लेता हूं बेटा CuSO4। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन की रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर से क्या होती है, ज्यादा। आप जानते हैं कि आयरन की रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर से क्या होती है, ज्यादा। तो अगर आप कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं जो कि शुरुआत में ब्लू कलर का रहता है, जैसा आपका बैकग्राउंड यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ये रिएक्शन कराएंगे तो बेटा आयरन कॉपर को भगा देगा और खुद का सल्फेट बना लेगा FeSO4। क्या बना लेगा, FeSO4 एक्वस, और प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, Cu। यस, मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव मेटल को, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। पहले यहाँ पर ये ब्लू था, अब यहाँ पर ये जो कलर हो जाएगा बेटा ब्लू से कम हो जाएगा, मतलब लगभग फेड हो जाएगा। फेड मतलब कलर गहरा था पहले, पहले गहरा नीला था, अब ये हल्का नीला हो जाएगा। फेड मतलब हल्का, एग्जैक्टली exactly। तो इस तरीके से आपको कलर दिखाई देगा आपका। चलिए, तो यहीं पर हम रिएक्शन करने वाले हैं, किसकी रिएक्शन करने वाले हैं, मेटल की। तो ये देखिए ये मेटल को रेफर करता है।
किसके साथ करने वाले हैं? मेटेलिक सॉल्ट के साथ। तो ये जो है ये एक मेटेलिक सॉल्ट है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यस, ये देखिए यही वही रिएक्शन है। यहाँ पर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भर दिया है और उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आपने नेल टकरा लटका दी है। यहाँ पे आयरन की नेल, आयरन की नेल बेटा आयरन से मिलके बनी होगी, एक धागा है, ठीक है, एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। देन इसके बाद दूसरी जगह आपने यहाँ पे एक कॉपर वायर है और सोल्यूशन किसका है? फेरस सल्फेट। सोल्यूशन किसका है? फेरस सल्फेट। मतलब बेटा दो रिएक्शन होने वाली है, आपको मुझे बताना है कि क्या होगा। पहली रिएक्शन में Fe लड़ने वाला है CuSO4 के साथ और दूसरी रिएक्शन में Cu लड़ने वाला है FeSO4 के साथ। मुझे बताइए ऊपर वाली रिएक्शन में क्या होगा? अभी अभी मैंने पढ़ाया कि वेरी गुड, FeSO4 प्लस Cu। अच्छा, नीचे वाली रिएक्शन में क्या होगा? हाँ, कोई CuSO4 बोल रहा था? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। रीजन कोई बता सकता है? हाँ, कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, इसलिए कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मगर ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। यस, आइए देखते हैं। हाँ, ये देखिए घड़ी चली और घड़ी चलने के बाद आपने क्या देखा? यस, घड़ी चलती गई देखिए, और कुछ समय के बाद 1 आवर के बाद आपने रिएक्शन देखा। ये देखिए रिएक्शन क्या हो रही है, 2 घंटे हो गए भाई साहब। यस, तो देखा आपने कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना, इधर पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो फर्स्ट रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस Fe इक्वल टू, पहले वाले में रिएक्शन हो जाएगी FeSO4 प्लस क्या हो गया? कॉपर। और आपने देखा पहले इसका ब्लू कलर था और ब्लू कलर से यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में? सोल्यूशन जो था कॉपर सल्फेट, जो था कॉपर सल्फेट यहाँ पे हट गया और बन गया आयरन सल्फेट, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन में FeSO4 है और प्लस Cu है, यहाँ पे क्या है? नो रिएक्शन। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि पहले वाले में रिएक्शन तो होगी, सेकेंड वाले में कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, एक बात मेरे को बताइए सौम्य, कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है उसके कारण जो आयरन नेल थी शुरुआत में, आयरन नेल जो थी वो लगभग स्टील कलर की थी, रिएक्शन के बाद आयरन नेल का कलर क्या हो जाएगा? हम्म, रिएक्शन के बाद आयरन नेल का कलर क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं, देखिए कॉपर है, कॉपर है, ब्राउन कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? ब्राउन कलर का। ये देखिए यहाँ पे आयरन की जो नेल थी पहले, वो रिएक्शन के पहले देखिए इस तरीके की थी कलरलेस, और रिएक्शन के बाद जैसे रिएक्शन हो गई देखिए एक ब्राउन कलर की हो गई, क्योंकि कॉपर का कलर ऑब्वियसली ब्राउन कलर है। कॉपर किस कलर का होता है? कॉपर ब्राउन कलर का होता है ना, तो कॉपर भाई डिस्प्लेस हो गया है, तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया है तो जाकर के आयरन नेल के ऊपर बैठ जाएगा, तो इसलिए ब्राउन कलर की हो गई। यस भाई, ब्लू कलर का सोल्यूशन था पहले, तो ब्लू कलर का सोल्यूशन हट करके फेड हो जाएगा, उसका कलर कम हो जाएगा ब्लू कलर से। चलिए देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आपने देख ली है। आयरन कॉपर, तो आयरन ऊपर है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, मगर कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यस, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट। सेम कंसेप्ट का यूज करते हुए रिएक्शन हम करते हैं कॉपर की सिल्वर नाइट्रेट के साथ। चलिए यहीं पर करते हैं। Cu प्लस AgNO3। यस, ये हो गया Cu प्लस AgNO3। अब ये बताइए कॉपर AgNO3, क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? रिएक्टिविटी सीरीज देख के बताओगे? चलो देख लो। कॉपर कहाँ है? ऊपर, और सिल्वर कहाँ है? नीचे। तो क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा? कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CuNO3। CuNO3। अब कॉपर की वैलेंसी 2 होती है तो आपको यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, और सिल्वर कितने निकल जाएंगे? 2Ag। 2Ag अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, देखते हैं। यस, सो देखिए क्या रिएक्शन होगी, लिखा हुआ है when a strip of copper metal is kept immersed with a silver nitrate solution for some time, the solution gradually become blue and a shiny grayish white deposit of silver metal is formed on the copper strip। हाँ, जैसे पिछले बार कॉपर अलग हुआ था तो लोहे की कील के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया था, अब इस बार सिल्वर अलग हुआ है तो कॉपर की जो आपने स्ट्रिप ली है
उसके ऊपर कौन आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। तो देखिए रिएक्शन देखेंगे अभी पहले। यस, AgNO3 प्लस Cu दैट इज इक्वल टू CuNO3 होल ट्वाइस, और प्लस क्या अलग हो गया 2Ag। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। शुरुआत में सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है, कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का बन जाएगा, और ये ग्रे कलर का सिल्वर अलग हो गया। यस, ये देखिए कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है। ये देखिए रिएक्शन में ऊपर देखिए कॉपर की वायर पड़ी हुई है, और अगर आपने इसको कॉपर की वायर को आपने सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिया है, ठीक है ना, तो सिल्वर क्या करेगा, कॉपर को कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, और सिल्वर जा करके डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर के ऊपर, और कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत? हाँ, और याद रखिएगा रिएक्शन के बाद अब ये जो सोल्यूशन आपको मिल रहा है, ये रिएक्शन के बाद जो सोल्यूशन है, ये कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, CuNO3 होल ट्वाइस का सोल्यूशन है, ठीक है ना। और इसका कलर जो है हल्का नीला हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट नहीं बेटा, ब्राउन नहीं होगा, कॉपर नाइट्रेट का कलर हल्का नीला होता है, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। तो शुरुआत में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस का होता है, जैसे नमक का पानी, और फिर कॉपर नाइट्रेट बनेगा जो कि ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का हो जाएगा। यस, क्लियर हो गया। इसमें सिल्वर सिल्वर को कौन डिस्प्लेस किया है, ऑब्वियसली कॉपर ने डिस्प्लेस किया है, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऊपर है। यस, हाँ, सिल्वर के ऊपर कोटिंग नहीं लगी, आप ध्यान से देखिए, कॉपर के ऊपर कोटिंग लगी है ना, सिल्वर की कोटिंग लगी है। यस, सिल्वर देखिए, सिल्वर रिप्लेस हुआ है ना, वो जाकर के कोट हो गया उसके ऊपर। यस, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। कॉमन नेम है आपकी किताब में, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। इस हेडिंग से आपके बुक में ये पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी में, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। यस, तो नॉन मेटल में देखिए कोई भी मेटल ले लो, और नॉन मेटल में आप ले लो क्लोरीन। नॉन मेटल में आपने क्या ले लिया, क्लोरीन। देखो बच्चों समझो, बेटा जो मेटल होते हैं ना, मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, तो मेटल जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यस, इसलिए सभी मेटल की वैलेंसी प्लस में होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी +1, मैग्नीशियम की वैलेंसी आपने देखी +2, है ना, लाइक दैट। और जो बेटा नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, ऑल द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो नॉन मेटल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव, यानी कि इनकी वैलेंसी जो होती है निगेटिव में, लाइक क्लोरीन की वैलेंसी -1, ठीक है ना, क्लोरीन की वैलेंसी -1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। अब अगर आप किसी मेटल को और नॉन मेटल को करीब लाते हो, जैसे कि आपने सोडियम Na वैलेंसी +1, और क्लोरीन -1 वैलेंसी हो गई इसकी, अगर आप इन दोनों को करीब लाते हो बेटा, तो इनमें क्या होता है, इनमें बनता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको हम, आयोनिक बॉन्ड। यस, ये दोनों इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और या कह लो आयनिक बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, और मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट होकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाते हैं। जो कंपाउंड बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता है। मतलब इस मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मतलब जीने मरने की साथ साथ दोनों कसम खाए हैं, आप इनको कितना भी उबालने की कोशिश करोगे, बहुत हाई टेम्परेचर मांगेंगे ये पिघलने के लिए, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत हाई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आइए देखते हैं, मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, आयनिक क्लोराइड। मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, आयनिक क्लोराइड बनाएगा। यस, सोडियम इज अ मेटल, सो सोडियम रेडियली रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म एन आयनिक क्लोराइड कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। बच्चों ये देखो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है, 2Na + Cl2 = 2NaCl। यस,
तो अगर आप सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन के हिसाब से चलेगा, सोडियम प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू 2NaCl। अब ये रिएक्शन होती किस टाइप से है ये देख लो बच्चों। यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जानते होंगे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे करके, 11 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन दे करके सोडियम +1 का चार्ज कमा लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्याग दिया, जाओ मुझे नहीं चाहिए तुम। और वहीं क्लोरीन, बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। मतलब क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि टोटल क्या होना चाहिए? 18। टोटल क्या होना चाहिए? 18। यस, तो सोडियम इस तरीके से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। जो मैं बता रहा था आपको, बात बीच में ब्रेक कर दी, कि सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन दे करके Na+ बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन देकर के, और क्लोरीन जो होती है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन-। अब इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा वाला अट्रैक्शन काम करता है बच्चों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, दोनों अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर के क्या बना लेते हैं? NaCl। इसकी प्रोसेस आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गई इसकी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन तो आप लोग तो वैसे पता ही है किस तरीके से रिएक्ट होगा। देखो बेटा, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? +2। क्लोरीन की क्या होती है? -1। क्रिस क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों? CaCl2, और इसका नाम पड़ेगा कैल्शियम क्लोराइड। Calcium is a metal which react vigorously with chlorine to form an ionic chloride that is called calcium chloride। आइए देखते हैं कैल्शियम किस तरीके से रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। Ca+Cl2 इक्वल टू CaCl2। क्लियर हो गया। जिंक कंबाइंड डायरेक्टली विद क्लोरीन टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। जिंक की भी रिएक्शन देख लीजिए, जिंक प्लस Cl2 इक्वल टू ZnCl2। बच्चों याद रखिएगा, इन सब में मेटल वाला प्लस आएगा और नॉन मेटल वाला पार्ट माइनस आएगा। तो ये जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं बच्चों, ये आयोनिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है ये? आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, वो आयनिक बॉन्ड है। ठीक है। और जो भी बच्चों आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होते हैं। पानी में क्या होते हैं? डिसॉल्व। सो ऑल दीज कंपाउंड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। डिसॉल्व्ड इन वाटर। और प्रिंस बताइए, इन कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? बहुत हाई या लो? यस। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होंगे और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? बहुत हाई होंगे। इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होंगे, मतलब बन जाएंगे तो आराम से टूटेंगे नहीं, लाइक नमक। तो नमक को पिघलाना बहुत कठिन है, समझ गए। मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। आयरन की रिएक्शन देखते हैं बच्चों। आयरन कंबाइन करता है किसके साथ बेटा? क्लोरीन के साथ, और हीट किया जाता है। आयरन कंबाइन विद क्लोरीन व्हेन हीटेड टू फॉर्म आयरन थर्ड क्लोराइड। मतलब आयरन की वैलेंसी 3 वाला क्लोराइड। आपको पता है आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक Fe+2। व्हेन आयरन +2 वैलेंसी दिखाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। और जब आयरन +3 वैलेंसी दिखाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेरिक। तो बेटा आयरन यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा फेरिक क्लोराइड। क्या बनाएगा बच्चों? फेरिक क्लोराइड। ये रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं। 2Fe+3Cl2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FeCl3। FeCl3, दिस इज कॉल्ड आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट, हाँ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिख लिए? चलिए, रिएक्शन विद मेटल विद हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लास्ट रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, रिएक्शंस खत्म होने वाली हैं। हमने सबसे पहले ऑक्सीजन से शुरू करी, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी, और ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेंगी आपको बच्चों, इसका कोई चॉइस नहीं है। ये रिएक्शन एग्जाम में कोई भी आ सकती है। आपके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पूछ सकता है, आपकी वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन पूछ सकता है, आपकी रिएक्शन मेटल के साथ पूछ सकता है किसकी? HCl की, H2SO4 की, HNO3 की। ओके, मेटल की नॉन मेटल के साथ, और मेटल की अनादर मेटल के सॉल्ट के साथ हमने सारी रिएक्शन करा दी है। ये याद रखनी है आपको।
रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। अब देखते हैं मेटल हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। ये पहले रिएक्शन देखिए बेटा, मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्राइड। क्या बनाते हैं? ये देखिए जैसे यहाँ पे सोडियम प्लस H2 दैट इज इक्वल टू 2NaH, और यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा, और ये भी एक आयनिक हाइड्राइड है। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। ज्यादातर मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, मगर जो बहुत स्ट्रांगली रिएक्टिव होते हैं। बट ए फ्यू रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। तो ये मेटल का हाइड्राइड बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यस, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम देन सोडियम हाइड्राइड इज फॉर्म। तो फर्स्ट रिएक्शन आपने देखी, नोट कर लीजिए, सोडियम हाइड्राइड। ओके, सोडियम प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू सोडियम हाइड्राइड। याद रखना है यहाँ पे सोडियम मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है। क्लियर? और आपका बनेगा सोडियम हाइड्राइड। ओके, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन कैल्शियम की। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कैल्शियम, कैल्शियम मेटल के ऊपर अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2। क्लियर? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम का हाइड्राइड, ठीक है ना। हम्म नेक्स्ट, अब आ गया बच्चों, मेटल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हमारा टोटल शुरू होता है नॉन मेटल। इसके पहले हम लोगों ने नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग बनाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब जितनी रिएक्शंस हमने मेटल की पढ़ी हैं उतनी रिएक्शन हम नॉन मेटल की देखेंगे। अभी तक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा था, अब हम देखेंगे नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन के साथ तो जो भी रिएक्ट करेगा ऑक्साइड ही बनाएगा। यस, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। यस, आइए देखते हैं। हमने बताया था कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, उनका नेचर क्या होता है बच्चों? एसिडिक। उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक। मेटल के ऑक्साइड का नेचर बेसिक बताया था मैंने, और नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? एसिडिक। एग्जाम्पल के लिए, एक नॉन मेटल है कार्बन, और कार्बन का ऑक्साइड बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों आप पानी में प्रेस करोगे, पानी में घोलोगे H2O, तो आपके पास बन जाएगा H2CO3। H2CO3। अब भैया किसी के ऑक्साइड का नेचर पता करने के लिए उसको पानी में घोलना पड़ेगा। पानी में घोल के ही पता चलेगा कि सामने वाला एसिड है या बेस है। तो ये देखो जैसे ही पानी में घुला, इसने H2CO3 बना लिया, और H2CO3 क्या है बच्चों? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड, जो आपके कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। क्योंकि आपके कोल्ड ड्रिंक में भी जो CO2 होती है, जो सोडा होता है, उसमें CO2 किसके अंदर रहती है? पानी के अंदर। यस, सो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे, और वो ऑक्साइड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा? एसिडिक। और कुछ केसेस में क्या होगा? न्यूट्रल। सो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस वाला ज्यादा ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एसिडिक ऑक्साइड होगा, और सम ऑफ द केसेस में क्या होगा? न्यूट्रल ऑक्साइड। आइए, यस, carbon is a non-metal. When carbon burns in air, it react with the oxygen of air to form an acidic oxide that is called carbon oxide, carbon dioxide। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन जो हमारी एयर में प्रेजेंट होता है, ये कार्बन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, कोयला जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक ऑक्साइड। यस, लुक हियर, सो कार्बन प्लस O2 विल गिव्स अस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। नोट कर लीजिए इसको। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, रिमेंबर। क्लियर? डन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक नॉन मेटल की। एक और नॉन मेटल बताओ बच्चों, सल्फर। क्या ले लिया नॉन मेटल? सल्फर। यस, सल्फर ले लिया। सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बन गई सल्फर डाइऑक्साइड। यस, ये भी बच्चों एक एसिडिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों ये भी एक पॉल्यूटेंट है, जो धुएं से निकलता है सल्फर।
जो गाड़ियों का पेट्रोल होता है, पेट्रोल में जलता है ना, कोयला जलता है तो उसमें सल्फर भी पाया जाता है। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और अभी आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना और जाकर के चला गया बादलों में। कहाँ चला गया? बादलों में। धुआं बन के निकला और धुआं बन के चला गया किसमें? बादलों में। बादलों में क्या होता है? पानी, H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड। और बादलों से पानी के साथ साथ में क्या बरसेगा? एसिड बरसेगा। और ये वाली रेन क्या कहलाती है? एसिड रेन। यस, यही एसिड रेन है। आगे देखो, सिमिलरली बेटा सल्फर के साथ भी होता है। सल्फर बना लेता है SO2, और ये SO2 बेटा जाएगा फिर से बादलों के पास, और बादलों का H2O, ठीक है ना, जा करके SO2 ऊपर चली गई बादलों के पास, और जा करके रिएक्ट कर गई, और क्या बना लिया? H2SO3। देखो मैच करो, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन क्या हो गए? 3। H2SO3 को क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस। समझ गए ना? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं है बेटा, ये सल्फ्यूरस एसिड है। और अगेन ये बरसेगा पानी के साथ तो एसिड रेन करेगा। ठीक है ना? Yes, sulfur is a non-metal. When sulfur is burnt in air, it reacts with the oxygen of air to form an acidic oxide that is called sulfur dioxide. तो CO2 भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, SO2 भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, और दोनों ही क्या कराते हैं? एसिड रेन। क्या कराएंगे ये? एसिड रेन। इसलिए ये पॉल्यूशन फैलाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉल्यूटेंट। ये दोनों ही दोनों क्या है? पॉल्यूटेंट है। क्लियर? यस। नेक्स्ट है, ये रिएक्शन नोट कर लिया आप लोगों ने? यस, नोट कर लो। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। भाई वाटर के साथ क्या था? मेटल का याद है आप लोग को? जो मेटल थे वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, मोस्ट ऑफ द मेटल जो रिएक्टिव वाले थे, कल पढ़ाया था मैंने। बताओ भाई, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते थे? गलत, है ना? मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो ऐसे ही गलत जब आप दे के आओगे एग्जाम में, आपको मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन मैंने पढ़ाई है। ज्यादातर जो हाई रिएक्टिविटी वाले थे वो हाइड्रोक्साइड बनाते थे, अल्कलाइन बेस बनाते थे। ठीक है ना? और केवल हाँ सोल्यूबल बेस बनाते थे। और जो स्टीम वाले थे, जो लो रिएक्टिव थे, वो क्या बनाते थे? ऑक्साइड बनाते थे। ठीक ना? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, याद रखना पड़ेगा। मगर बेटा यहाँ पे नॉन मेटल पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। एग्जाम्पल, भाई कोयला ले लो, कोयला। कोयला यानी कोयला, सी यानी कार्बन। अब आप इसको पानी में डाल दो, अरे डला हुआ है, कितने साल डला रहेगा? कोई रिएक्शन होगी क्या? नो, कोयला पानी के अंदर डला रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। सो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। समझ गए? दिस इज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू reduce द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू द हाइड्रोजन गैस। ये लाइन आपके काम की उतनी नहीं है, आपको केवल ये लाइन पढ़ना है कि नॉन मेटल पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? नॉन मेटल पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं बच्चों। बाथरूम का दरवाजा फाइबर का लगवाओ या प्लास्टिक का लगवाओ, लोहे का मत लगवाओ। क्योंकि लोहे का दरवाजा होगा, आयरन का दरवाजा होगा बाथरूम का, तो पानी पड़ेगा और रस्ट होकर के खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया? एल्यूमिनियम का भी होगा तो खराब हो जाएगा, मगर प्लास्टिक का, फाइबर का दरवाजा आप यूज करेंगे, सालों साल लगा रहेगा बाथरूम में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया? हाँ, लकड़ी का लगाइए, मगर पेंट जरूर करिए। ठीक है ना? लकड़ी का लगाइए, मेरी बात सुनिए, अभी आने वाला है पेंट। लकड़ी का दरवाजा लगाइए तो क्या करिए? पेंट करिए, ग्रीसिंग करिए, ऑल द थिंग्स। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। भाई मेटल के केस में क्या देखा? मेटल तो दौड़ लगा करके एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, भड़भड़ा करके, है ना? बहुत वॉयलेंट रिएक्शन दे रहे थे कुछ कुछ। जैसे मैग्नीशियम तो बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा था, है ना? कैल्शियम बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा था। तो मेटल एसिड के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते थे। क्या नॉन मेटल भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे? नो, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। यस, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। आप चाहें तो एक्वा रेजिया ले लें,
आप चाहें तो एक्वारेजिया यानी कि तेजाब ले लें, एक्वारेजिया यानी कि 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 ले लो, और इसमें आपने सोना डाला तो गल जाएगा क्योंकि मेटल है। अगर आप इसमें एक प्लास्टिक का टुकड़ा डाल दो, प्लास्टिक का टुकड़ा तो कुछ नहीं होगा, प्लास्टिक का टुकड़ा तैरता रहेगा बड़े आराम से। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो एक्वारेजिया को प्लास्टिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये नॉन मेटल है। आप इसके अंदर कांच की एक छर्रा डाल दो कांच का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसके अंदर कोयला डाल दो थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, यस। तो नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये रीजन है, सफिशिएंट है आपके लिए, ये नीचे की लाइंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। अब बात करते हैं नॉन मेटल क्लोरीन की रिएक्शन। हाँ भाई, मेटल मेटल और क्लोरीन, मेटल और क्लोरीन की रिएक्शन कैसे होती थी? जैसे कि तमन्ना पूरी हो गई हो, वर्षों की इच्छा पूरी हो गई हो। क्यों? क्योंकि मेटल होते थे घनघोर पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और क्लोरीन होती थी इलेक्ट्रो निगेटिव। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता था और स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बन जाता था। क्या बन जाता था? स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। बात करते हैं नॉन मेटल और क्लोरीन का। यहाँ पे है नॉन मेटल और लड़ाई करवा रहे हैं हम किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ध्यान से सुनना, आपको जब क्लास लेते हैं तो ऐसा बताता हूं मैं कि आपको याद रहे एग्जाम तक में, बुक की लैंग्वेज में नहीं बताता हूँ। तो आप यदि सुनेंगे तो आपको याद रह जाएगा, हंसी मजाक करेंगे तो भूल जाएगा। नॉन मेटल जो होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, ये भी नेगेटिव नेचर का है। और क्लोरीन भी किस नेचर की होती है? नेगेटिव की नेचर की होती है। अब आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव में जुड़ने के लिए इन दोनों के बीच में इस तरीके का अट्रैक्शन तो नहीं रहेगा, प्लस और माइनस वाला। तो ये दोनों बेटा जुड़ते हैं, मगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कमजोर बॉन्ड से जुड़ते हैं, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड यानी पार्टनरशिप। कुछ तुम दे दो, कुछ हम दे दें, तो इन दोनों के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। आइए देखिए, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, समझना, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहर में 7 है। बाहर में कितने हैं? 7 है। क्लोरीन में ये देखिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6, और ये वाला हो गया क्या? 7। अब भैया दोनों में एग्रीमेंट होगा, हाइड्रोजन कहेगा देखो भैया मुझे 2 चाहिए हैं, है ना, 2 मेरे टोटल होने चाहिए, मतलब मेरे पास एक की कमी है, एक काम करो तुम ये वाला मुझे दे दो। यहाँ पे क्लोरीन का कहना है कि मुझे भी 8 चाहिए हैं, तो एक काम करो तुम अपना वाला मुझे दे दो, है ना, तो मेरे 8 हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, एक काम करते हैं, हम अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं, ना हमारा ना तुम्हारा, ये दोनों का। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बॉल इसका हाइड्रोजन का इस तरीके से देखिए, इसको कवर करते हुए ये हाइड्रोजन हो गया, और ये कवर करते हुए क्या हो गया? क्लोरीन। और दोनों के बीच में ये बॉन्ड कॉमन बॉन्ड हो गया और बन गया HCl। क्या बन गया बच्चों? HCl। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस माइनस का लफड़ा नहीं हुआ यहाँ पे। अगर प्लस माइनस से अट्रैक्शन से जुड़े होते तो ये होता क्या? इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता। इन दोनों ने क्या करा? अरेंज किया है, इन दोनों ने रास्ता निकाला है, चलो यार अरेंज कर लेते हैं। एक काम करो, मेरी गाड़ी घर से नहीं जा पा रही है इस गली से, तुम्हारी गाड़ी भी नहीं जा पा रही है, एक काम करता हूँ थोड़ी सी जगह मैं दे देता हूँ अपने घर की, और थोड़ी सी जगह तुम दे देते हो, और दोनों लोग गली बना लेते हैं, गाड़ी बड़े आराम से निकल पाएगी। बोलो करते ना ऐसा लोग? रास्ता बना देते हैं दोनों दे करके। तो इन लोगों ने यहाँ पर साझेदारी करी है, और साझेदारी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कोवेलेंट बोलते हैं। तो ये बॉन्ड बेटा इतना स्ट्रांग नहीं होता है। कोवेलेंट मतलब दोनों की साझेदारी से, है ना, यहाँ पर दोनों की साझेदारी हुई है, दोनों ने बैठ करके बात करी है, कुछ तुम दे दो कुछ हम दे दें, और चलो बॉन्ड बना ले। सो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, और जब भी बेटा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सो द हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म अ व्हाट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोराइड इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर हो गया बच्चों? बट हाइड्रोजन क्लोराइड बेटा इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर बेटा थोड़ा सा आयनिक नेचर भी होता है, क्योंकि आपको पता हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है?
प्लस। और क्लोरीन का चार्ज क्या होता है? हाँ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा आयनिक नेचर भी है। तो शुद्ध रूप से हाइड्रोजन क्लोराइड एक आयोनिक क्लोराइड है। कौन मतलब इसमें आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं तो आप मुझसे कहते कि सर HCl यहाँ पे आप बोल रहे हो कोवेलेंट है, और आपने एसिड एंड बेस में तो खूब बड़े प्रेम से तोड़ा, H को अलग कर दिया, Cl को अलग कर दिया आपने, है ना? तो इसमें बेटा कोवेलेंट नेचर भी होता है, और कौन सा नेचर? आयनिक कोवेलेंट, आयनिक, इसके अंदर आयनिक नेचर भी होता है। अच्छा, दूसरी रिएक्शन कराता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? दूसरी रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यस, देखो कार्बन का एक कंपाउंड मैं आपको लेता हूं, कार्बन का एक कंपाउंड, कार्बन, मीथेन ले लो बच्चों, मीथेन, है ना? मीथेन ले लो, मीथेन, देखना ध्यान से, ये मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। हाँ, तो कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है, कार्बन यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल। कोई मुझे बता सकता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन का मास 12 होता है भैया, इलेक्ट्रॉन कार्बन के 6 होते हैं, क्योंकि 6C12, 6C12। तो अंदर 2 होते हैं और बाहर 4। हमें बाहर वालों से मतलब है, बोलो बच्चों, 1 2 3 4, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो हाँ या ना? अब कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 4 और, यानी 4 और 4 8, 4 और 4 8, तो 8 चाहिए, तो भैया 4 हाइड्रोजन को बुलावा गया, आ जाओ। ये लो जी सर, हम आ गए अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने को तैयार, यहां से हाइड्रोजन का दूसरा एटम बॉन्ड बनाने को तैयार अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहां पर हाइड्रोजन का तीसरा एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने को तैयार, और यहां पर हाइड्रोजन का चौथा एटम ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने को तैयार। बॉन्ड बन गया, बन गया, इधर भी बन गया, इधर भी बन गया। बच्चों देखना, इस तरीके से बॉन्ड बनता है, CH H H, ये है बेटा CH4। यस, CH4, इसको बोलते हैं बेटा मीथेन। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन। जो बेटा गाड़ियों में CNG डली होती है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये वही मीथेन है बेटा, इसको कंप्रेस करके डाला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट। तो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तो जब भी बेटा दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। यस, रिएक्शन देख लें, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, ये रिएक्शन तो आपको बनती ही है। सो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, सो हाइड्रोजन रिएक्ट विद अ क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये रिएक्शन आपको क्या लिखना है, ये तो आपसे बनती है। कोई बता सकता है ये रिएक्शन हमने कब पढ़ी है? मैं बता सकता हूँ, बताओ कब पढ़ी है? देख के ही बोलोगे? अरे कॉम हाँ बिल्कुल सही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है क्लोरीन के साथ, दो मिलकर के एक बना देते हैं। when the two reactants combine together and form a single product, then this type of reaction is called combination reaction। केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन में कोई डाउट हो, आप केमिस्ट्री एक्सपर्ट वेदांत से पूछ सकते हैं, उनको सारी रिएक्शन से याद है। चलिए आइए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन में ही अगली रिएक्शन में कराता हूं सल्फर के साथ। सल्फर की रिएक्शन कराऊंगा हाइड्रोजन के साथ। चलिए देखिए कैसे होती रिएक्शन। यस, यहाँ पे सल्फर है और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया और बना चुका है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बन गया है? हाइड्रोजन सल्फाइड। बेटा ये भी कोवेलेंट बॉन्ड का कंपाउंड है। सल्फर इज अ नॉन मेटल विच कंबाइन विद हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड, फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। नोट कर लें, ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IMP, सल्फर विद हाइड्रोजन इक्वल टू हाइड्रोजन सल्फाइड। यस, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, और क्योंकि हाइड्रोजन के मिक्सअप से जो भी बनेगा वो हाइड्राइड ही होगा, तो ये एक कोवेलेंट हाइड्राइड है, ये कोवेलेंट हाइड्राइड है। क्लियर? लिख लिए, सल्फर प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू H2S। तो आपने देखा पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, आपने देखा कि एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है,
और आपने देखा केवल मेटल नॉन मेटल की दूसरे नॉन मेटल के साथ थोड़ी बहुत रिएक्शंस हो रही हैं और उसमें कोवेलेंट कंपाउंड आपके पास बन के आ रहा है, ठीक है ना। अब चैप्टर बेटा अंत की ओर है, यहाँ पर केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। अब पढ़ते हैं यूजेस के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में, कि मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इसका यूज क्या है। क्या जरूरत पड़ गई कि मेटल जब आपके पास में थे तो आपको एलॉय बनाना पड़ गया। क्या जब बनाना पड़ गया? एलॉय। एलॉय क्या होता है? एक मेटल को दूसरे मेटल से मिक्स करने के बाद एक नई चीज बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? एलॉय। चलिए, यूजेस ऑफ मेटल। Metal are used for a large number of purpose. Some of the uses of metal are given below. Number one, first use है copper and aluminium metals are used to make wires. ये देखिए सुंदर सुंदर वायर्स यहाँ पे हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी बहुत हाई है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, रजिस्टिविटी बहुत कम है। यस, रजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी हाई होगी। ओके, सिल्वर की सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी है, मगर सिल्वर महंगा है ना, इसलिए सिल्वर महंगा पड़ता है। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स। यस, नेक्स्ट, यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल आर यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट। यस, क्यों भाई यूटेंसिल्स क्यों बना रहे हो यहाँ पे? इनके यूटेंसिल्स इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। क्या है थर्मल कंडक्टिविटी? मतलब हीट को बड़ी इजीली ये कन्वे करते हैं, हीट को बहुत इजीली ये कन्वे करते हैं, समझ गए। यस, घर में दो चम्मच ले लेना और धूप में रख देना, एक रखना भाई स्टील का चम्मच और एक रखना तांबे का चम्मच, समझ गए ना, कॉपर का। कॉपर का चम्मच जो होगा आप उसको रख करके देखिएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे कॉपर का चम्मच बहुत गर्म हो जाएगा, आपको हाथ लगाना भी क्या रहेगा? मुश्किल रहेगा। क्लियर हो गया ना? यस, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। ओके, देन जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। ये देखिए आपने देखे होंगे बिजली के खंबे जो होते हैं, इस टाइप के खंबे जो होते हैं बिजली के, आपने देखे होंगे ऐसे रहते हैं ना, है ना। और उनमें क्या कर दिया जाता है? उनमें जिंक की परत कर दी जाती है, क्योंकि बेटा खंबे बिजली के धूप, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ सहने वाले हैं, कोरोजन सहने वाले हैं। अगर उनका कोरोजन इजीली हो गया तो वो खंबे टूट करके क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए उनके ऊपर क्या किया जाता है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है पार्थ बाबू। और जिंक की कोटिंग करने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। यस, सो जिंक इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। मतलब जो भी गैल्वेनाइज आर्टिकल होते हैं उनके ऊपर जिंक की परत रहती है। यस, जिंक एंटी रेजिस्टेंट, एंटी कोरोसिव होता है, बहुत देर में लगती है, समझ गए। जिंक जो होता है रेजिस्टेंट करता है जंग को, समझ में आ गया। यस, क्रोमियम एंड निकल मेटल आर यूज्ड टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील। अब देखिए भाई, आयरन है, आयरन में जंग लग जाएगी, बट आपके घर में जो स्टील आता है वो चमाचम एकदम चमकता दिखाई देता है, यस और नो। तो आप क्या करते हैं? और आजकल जो दुकानों में बढ़िया वाले बर्तन मिलते हैं, हॉकिंग्स के कुकर वगैरह मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि बेटा पीछे तो आयरन रहता है और उसके ऊपर स्टील बढ़िया सा रहता है कि नहीं रहता है? चमचमाते अंदर से और बाहर से, यस और नो। तो बीच में तो आयरन ही रहेगा, मगर उसके ऊपर स्टील की या क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है। स्पेशली आपकी साइकिल की रिंग, साइकिल की रिंग जो होती है उसके ऊपर निकल को चढ़ा दिया जाता है। किसको चढ़ा दिया जाता है? निकल की प्लेटिंग रहती है, जिससे साइकिल की रिंग जो होती है जल्दी खराब नहीं होती है। यस, क्रोमियम प्लेटेड और निकल प्लेटेड जो अपने पास में बर्तन आते हैं, और बेटा इनको प्लेट करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? बोलो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, तो कोरोजन बचाने के लिए दो मेथड तो हमने बातों बातों में कर ली। नंबर वन, कोरोजन बचाने के लिए हमने दो बातें कर ली। नंबर वन क्या बात करी हमने? गैल्वेनाइजेशन। नंबर वन क्या बात करी? और नंबर दो क्या बात करी हमने? नंबर दो क्या बात करी हमने? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बात करी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम से भी हो सकती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकल से भी हो सकती है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप क्रोमियम की भी कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप निकल की भी कर सकते हो, किसी और की भी कर सकते हो, बट बेनिफिशियल हमारे लिए क्रोमियम और निकल है। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल आर यूज टू मेक ज्वेलरी। एक सबको पता है ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने के लिए सिल्वर एंड गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए कुछ विचित्र टाइप के मेटल जिनका इस्तेमाल। मरकरी। मरकरी एक लिक्विड मेटल है बेटा, और ये बहुत जल्दी एक्सपैंड होती है।
जल्दी क्या होती है, एक्सपेंड। इसकी एक्सपेंशन क्वालिटी के कारण इसका यूज किस में होता है, थर्मामीटर में। ये दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, हाँ एमसीबी दिख रही है, बैटरी दिख रही है, ये बैटरी है, क्या है बेटा, ये बैटरी है, समझ में आ गया। ये लेड बैटरी है, जो बड़ी वाली बैटरी होती है बच्चों, उनके अंदर लेड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, लेड। यस, ये जो लेड की प्लेट डली हुई है बच्चों अंदर, ठीक है ना, तो ये बैटरी के अंदर ये जो प्लेटें फंसी हुई हैं, ये किसकी हैं, लेड की। ओके, सो लेड का यूज किस में किया जाता है, कार बैटरी में किया जाता है। यस, अब बात करते हैं बच्चों यूज ऑफ नॉन मेटल। मेटल की बात तो हो गई है, अब हम नॉन मेटल का यूज करते हैं। यस, द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नॉन मेटल एज फॉलोज। अब बच्चों देखो, सबसे पहला नॉन मेटल अपने पास में हाइड्रोजन है ना, बेसिक नॉन मेटल क्या है, हाइड्रोजन। बच्चों नॉन मेटल हाइड्रोजन का जो यूज होता है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी और वनस्पति घी। बेटा आपने सुना होगा डालडा, सुना है डालडा, ये सुनो भाई, देखा ही होगा वनस्पति घी डालडा आता है। अभी त्योहारों में डालडे का इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि ओरिजिनल घी तो बहुत महंगा है। तो डालडा कैसे बनाया जाता है बच्चों, वनस्पति घी। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जो तेल होता है जो निकलता है, सरसों का तेल है ना, हाँ तिलहन से जो तेल निकलता है, तेल के पौधों से जो तेल निकलता है, सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, बेटा इसको हाइड्रोजनेटेड करके, क्या करके, हाइड्रोजनेटेड करके इसको बदला जाता है वेजिटेबल घी में, यानी कि डालडा में। क्लियर हो गया, वनस्पति घी या वेजिटेबल घी में, यानी कि डालडा में बदला जाता है। और याद रखिएगा, मगर इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। क्लियर ना, क्यों होते हैं, सुनो भाई क्यों होते हैं, क्योंकि जो आपका पहले जो तेल रहता है ओरिजिनल, वो रहता है अनसैचुरेटेड फैट। कैसा फैट रहता है, और ये जो होता है ये सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट हम लोग के लिए नुकसानदायक है, समझ में आ गया। इसलिए कंपैरेटिवली, हाँ, क्वांटिटी नहीं बढ़ जाती है, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, उसका पचने की शक्ति। बता रहा हूं मैं, उसी चीज की बात बता रहा हूं। अगर आप अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करोगे, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, रुकने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और कोई चीज ब्रेक नहीं होगी पेट में जाके आपके, तो आपके लिए नुकसानदायक है। ब्रेक नहीं होगी मतलब पचेगी नहीं, और पचेगी नहीं तो क्या आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, नुकसानदायक है। तो ज्यादा अच्छी किसकी पूड़ियां हुई, डालडे की या तेल की, तेल की पूड़ियां फायदेमंद है, समझ गए। यस, आ रहा, अच्छा, कॉर्न फ्लोर को आरा रोड बोलते हैं बच्चों। चलिए है ना। ओके, नेक्स्ट बच्चों, हाइड्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ये देखो बेटा, अमोनिया डाला गया है ना, हाइड्रोजन का यूज अमोनिया बनाने के यूज होता है। एंड अमोनिया यू नो, दीज हुज कंपाउंड आर यूज एज फर्टिलाइजर। तो अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर बनाने में आपका यूज हुआ करता है। नेक्स्ट, कार्बन इज अ नॉन मेटल। बेटा कार्बन का काम क्या होता है, कार्बन जो होता है ग्रेफाइट की फॉर्म में किस में बनाने में यूज होता है, इलेक्ट्रोड बनाने में यूज होता है। एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड ड्राई सेल, मतलब जितने टाइप के सेल्स होते हैं उसमें कार्बन का इस्तेमाल होता है। और क्या है भाई नॉन मेटल, यस, अमोनिया सोल्यूशन, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन जो होता है बच्चों, ये बहुत ही कंपोनेंट, प्राइम कंपोनेंट है किसका, फर्टिलाइजर्स का। तो जितने भी फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं, अमोन इसके नाइट्रोजन की मदद से। किसकी मदद से, नाइट्रोजन। यूरिया भी नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है ना। यस, ड्यू टू इट्स इंटरनेस, नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व द फूड मटेरियल। हाँ, नाइट्रोजन का एक और यूज है फूड मटेरियल, चिप्स आइटम को प्रिजर्व करने में। आपने जाना पढ़ा है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचने के लिए फूड आइटम को किसमें प्रिजर्व किया जाता है, नाइट्रोजन गैस में। लेस के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। तो यस, तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। देन सल्फर इज यूज्ड एज द फंगसाइड ऑफ द मेकिंग ऑफ गन पाउडर एंड वल्कनाइज द रबर। हाँ, मतलब रबर को मुलायम करने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, काफी हो गया। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब बात आती है, मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश करी कि एक्चुअली मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। मैंने बताया था मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं, और जब प्लस वाला माइनस से मिलेगा, है ना, तो बहुत अच्छे से मिलेगा, और क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड। क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड, बिकॉज एक प्लस है और एक माइनस है। देखिए यहाँ पे आपके सामने सोडियम दिया है,
सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पे देखिए, अंदर है 2 और बाहर कितने भाई साहब 8, 2 8 1, 2 + 8 10 और 10 + 1 11, दिख गया भाई साहब। तो देखो भैया 11वें इलेक्ट्रॉन को फोकस करो आप, जो बाहर बैठा हुआ है 1, जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो सिरदर्द है। वो क्यों सिरदर्द है? क्योंकि एक शेल को बिना मतलब ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। तो सोडियम चाहेगा भैया ये मेरा इलेक्ट्रॉन आप ले जाओ। तो सोडियम क्या है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इस लास्ट शेल, सो इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। दूसरी ओर क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितना बेटा 17, भाई साहब वहां देखो उधर, हाँ 17 है। 17 का फिलिंग कैसे करोगे बोल दो जरा, 17 की फिलिंग कैसे करोगे? पहले में कितने, एक भर देगा ये, पहले में 2, फिर 8, फिर 7, 2 8 और 7, मगर आउटर मोस्ट में कितने चाहिए 1, एक और एक कम है। तो एक उसने छोड़ा और एक इसने ले लिया, तो जिसने छोड़ा वो बन गया Na+ और जिसने ले लिया वो बन गया Na-। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, सो इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखो ये इलेक्ट्रॉन उड़ करके चला गया इधर इसके पास। क्लियर कि नॉट क्लियर? जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। समझ गए? दोनों गाना गाने लगेंगे, आप मुझे अच्छे लगने लगे, समझ गए? और प्लस और माइनस दोनों बन चुके, एक प्लस बन गया एक माइनस बन गया, मतलब बेटा अपोजिट चार्ज आ गया। एक बन गया केटायन, एक बन गया एनायन, एक है Na+ और दूसरा है Cl-, और दोनों अटैच हो गए और ये कंपाउंड बन गया, दोनों जुड़ गए NaCl। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से बच्चों मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। बनने वाला कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है। इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाएगा वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, और इनमें जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आयनिक बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। अब बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। ठीक है ना भाई साहब? मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरीके से बनता है देखिए, ये आपके पास मैग्नीशियम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, फर्स्ट सेल में कितने हैं, दूसरे में, तीसरे में 2, 2 8 2, ठीक है ना? 2 8 2 12 हो गए टोटल। अब यहाँ पर 2 बाहर के संभालने मुश्किल है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो क्या करेगा मैग्नीशियम? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। क्या कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। ये देखिए एक क्लोरीन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, 2 17 है, एक एक चाहिए है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर के उड़ जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? ये देखो भाई साहब, एक यहाँ गया और एक यहाँ गया। अब देखो Mg का 1 प्लस बन गया, बोलो बन गया कि नहीं बन गया? और Cl के कितने बन गए? सॉरी, Mg के 2 प्लस बन गए और एक Cl-1 और Cl-1, बोलो दोनों इसके साथ अटैच हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और क्या कंपाउंड बन जाएगा? MgCl2। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये सब के सब आपस में अटैच हो गए और कंपाउंड बन जाएगा MgCl2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड अपना बन जाता है। सो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जब कोई केटायन और एनायन आपस में इलेक्ट्रिक बॉन्ड की मदद से अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्ड, सो बनने वाला कंपाउंड आयनिक बॉन्ड होता है। सो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर, a chemical bond formed by the transfer of electron from one atom to the other atom is called ionic bond or electrovalent bond। लिखिए इसको, डिफाइन करिए आयनिक बॉन्ड को। केमिकल बॉन्ड formed by formed by the transfer of electrons, formed by the transfer of electron from one atom to the other is called ionic bond or electrovalent bond। to another to another atom is called ionic bond or electrovalent bond। Okay, another definition may be compound formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal is known as ionic compound, because ionic bond is formed between a metal and non-metal। Okay, because one will give the electron that will be electropositive called metal, and another will be take the electron that will be electronegative called a non-metal। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, मैंने बताया था अभी आपको, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बहुत स्ट्रांग बनेंगे तो आयनिक कंपाउंड क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे कि हार्ड होंगे? बोलो भाई, स्ट्रांग होंगे तो क्या होंगे?
हार्ड होंगे, एग्जैक्टली। आयनिक कंपाउंड आर जनरली हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसलिए जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। समझ में आ गया। और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म, यानी पत्थर जैसे होते हैं। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया मैंने, हाई होते हैं। जनरली क्या होते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं, जनरली सोल्यूबल इन वाटर। नमक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, करता है। यस, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयन आयन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयन। क्योंकि जब हम मिले थे तो हम आयन थे, और जब हम जुदा होंगे तो भी हम क्या होंगे, आयन। समझ में आ गया। जब हम जुड़े थे तो आयन बन के जुड़े थे, और जब हम अलग होंगे तो क्या होंगे, आयन बन के टूटेंगे। क्लियर, यस। दे आर जनरली ब्रिटल, नमक की बात कर लो, नमक क्या होता है, ब्रिटल होता है, तो दे आर जनरली ब्रिटल। क्लियर हो गया। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारे पास में करेंस ऑफ मेटल, की मेटल को, है ना, मेटल को प्राप्त कैसे किया जाता है। ये टॉपिक आपके बुक में सबसे लास्ट में है, ठीक है ना, और सबसे टफ यही टॉपिक है आपका मेटल में। रिएक्शन के बाद में हमारा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टफ है, इसको सुनिए अच्छे से। बच्चों देखो, मेटल जमीन से आप मिलते हैं, बेटा बात मत करो, नहीं कुछ नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में तुम फिर परेशान ही रहोगे, ठीक है, काफी बोलना पड़ता है, ध्यान से सुनो। मेटल, बेटा मेटल कई टाइप के मेटल है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है। शुरुआत से यदि बात की जाए तो पोटेशियम, सोडियम, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, बहुत सारे मेटल है। अब इसमें कोई बेटा बहुत है हाईली रिएक्टिव, बहुत तेज रिएक्टिविटी वाले, कुछ हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले, और कुछ हैं स्लो रिएक्टिविटी वाले, और कुछ हैं नॉन रिएक्टिव, कुछ हैं नॉन रिएक्टिव। तो बच्चों जो नॉन रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं वो आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। किस स्टेट में, फ्री स्टेट में। कि आप आपने अपने घर की खुदाई करी, और एक समय आवाज आई, आपने कुदाल मारी और बजा ठन, समझ गए। और जैसे कुदाल आपने निकाली तो क्या भैया, चमकता हुआ दिखाई दिया कि अरे भैया सोना मिल गया। क्या मिल गया, सोना, गोल्ड की चट्टान मिल गई, है ना। यस, चट्टानी मिलती बेटा। तो बेटा ये जो अगर मेटल आपके प्योर स्टेट में मिलेंगे, नेटिव स्टेट में मिलेंगे, वो होंगे नॉन रिएक्टिव। क्या होंगे, नॉन रिएक्टिव। तो ये कौन कौन होते हैं बोलो, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्लियर हो गया, तीन हो गए, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब आ जाओ कंबाइंड स्टेट वाले, जो रिएक्टिव है। अब जो रिएक्टिव है बेटा उसमें जो रिएक्टिव है कंबाइंड स्टेट में, वो चार तरीके के लोगों के साथ आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। जो कंबाइन है वो चार स्टेट में आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिल सकते हैं। एग्जाम्पल, आयरन, आयरन जमीन में आपने खोदा तो हो सकता है आयरन का मिल जाए ऑक्साइड। क्या मिल जाए, आयरन का ऑक्साइड। तो हो सकता है भैया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना ले, ऑक्साइड बना ले। हो सकता है सल्फाइड बना ले, कई जगह आयरन का क्या मिल गया, सल्फाइड मिल गया। और हो सकता है नाइट्रेट बना ले। क्या बना ले, नाइट्रेट। अब आयरन नाइट्रेट तो नहीं बनाता, दूसरे लोग नाइट्रेट बनाते हैं। आयरन मोस्टली आपका ऑक्साइड बनाएगा, या क्या बनाएगा, सल्फाइड बनाएगा। क्लियर होगा कि नहीं हुआ। जैसे मैं बात करता हूं कैल्शियम की, किसकी बात कर रहा हूं, कैल्शियम की। आप जमीन में खुदाई करोगे, कैल्शियम आपको प्योर नहीं मिलेगा, कैल्शियम आपको कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। मतलब आपको कैल्शियम का कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट। समझ में आ गया। सिल्वर का, सिल्वर का नहीं, सिल्वर का भी बनता मगर जमीन के अंदर नहीं बनता है, किसी और का बनता होगा नाइट्रेट, हम आपको बता देंगे अभी, है ना। कॉपर का नाइट्रेट, यस, कॉपर का किसका बनता है भाई साहब, कॉपर का नाइट्रेट। चलो ये हो गया। बच्चों देखो, तो यहां पर ये जो ये जो आपको ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्रेट के साथ कंपाउंड फॉर्म मिलेगा, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ओर्स। क्या बोलोगे, ओर्स। क्या आपको जमीन के अंदर प्योर लोहा मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला ना। क्या मिला, लोहे का ऑक्साइड मिला। क्या मिला, लोहे का ऑक्साइड मिला। आयरन का ऑक्साइड मिला, या आयरन का क्या मिला, सल्फाइड मिला। मिला कि नहीं मिला। तो बड़ी बड़ी बल्क चट्टानें निकलेंगी जमीन के अंदर से बेटा, लोहे के ऑक्साइड की या लोहे के सल्फाइड की। उनको हम क्या बोलेंगे, ओर। क्या बोलेंगे, ओर। अब उस ओर में से हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, उस ओर में से हम वो मेटल निकालेंगे जो हमारे फायदे का होगा। यस और नो,
उस ओर में से हम क्या निकालेंगे? वो मेटल जो हमारे फायदे का होगा। तो उस फायदे के मेटल को क्या बोलते हैं? मिनरल। क्या बोलते हैं? मिनरल। तो कॉमनली हम लोग नाम नहीं लेते हैं कि वहां उस जमीन के अंदर क्या है, हम बोलेंगे यार उस जमीन में बहुत मिनरल्स हैं। क्या है? जमीन में बहुत मिनरल्स हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल होंगे, बट आपके जो यूजफुल हैं वो निकालोगे ना आप। समझ में आ गया? हाँ बच्चों, तो देखो यहां पर मिनरल, द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल, मेटल के नेचुरली जमीन के अंदर से मिलने वाले कंपाउंड अलोंग विद इम्प्योरिटीज, जिसमें गंदगी भी मिली हो, क्योंकि जब आप जमीन में से लोहे की चट्टान निकालोगे तो लोहे की चट्टान ऑक्साइड के साथ साथ में क्या उसमें मिट्टी लगी होगी, उसमें रेत लगी होगी, उसमें पत्तियां होंगी, उसमें पुराना कहीं का कोयला होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा? तो ये सब गंदगी लगी होगी कि नहीं लगी होगी? तो ये गंदगियां यानी इम्प्योरिटीज के साथ जो आपके पास में हाथ में आया खुदाई के बाद में, दैट इज कॉल्ड मिनरल, दैट इज सॉरी, दैट हाँ विद अनदर इम्प्योरिटीज इज नोन एज मिनरल। समझ गए? तो वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल, वो आपका क्या है? मिनरल। चलिए अब बात करते हैं। यस, ये देखिए minerals. The naturally occurring compound of metal along with other impurities are known as mineral. मतलब जमीन के अंदर से जो भी चीजें निकलेंगी वो मिनरल कहलाएंगी। ये देखिए यहाँ पे माइन ए है और माइन बी है। यहाँ पर देखो 700 फीट में 50% मिनरल आपको मिले हैं, 50%। मतलब कि जो आपको मेटल मिलेगा उसमें जो परसेंटेज है वो कितना है? 50%। और 1000 फीट पे आपने खुदाई करी है तो दूसरी आपको जो माइनिंग करी है आपने, वहां पर 95% मिनरल है, मतलब ज्यादा फायदा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस और नो? तो गवर्नमेंट ज्यादा टेंडर महंगा किसका देगी, माइन ए का कि माइन बी का? माइन बी का, क्योंकि वहां पर ज्यादा मिनरल रिच है ना? यस। ये देखिए भाई साहब, ये माइन सी है और माइन सी में 80% मिनरल निकल रहा है 500 फीट पे। अच्छी बात है भाई। Okay, the mineral from which metal are extracted profitably and conveniently called as ore. ऐसे मिनरल वे चट्टाने जिससे कि आप अपने मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड कर सकते हो, उसको क्या बोलोगे? ओर बोलोगे। क्या बोलोगे? ओर बोलोगे। आपने यहां खुदाई कर मारी, इसी जगह पे आपने खोद मारा 500-600 फीट, और मान लो निकल गया 1% लोहा निकल गया। क्या मिल गया? 1%, 1%। क्या आपके किसी काम का है? नहीं है, तो वो और नहीं कहलाएगा, और नहीं कहलाएगा। जब आपको प्रॉफिट होने लगे तो वो और है। तो भैया सबसे पहले आपने क्या निकाला? मिनरल। क्या निकाला? मिनरल से क्या अलग करोगे? और। क्या अलग करोगे? और और में से जो इम्प्योरिटी निकलेगी उसे गेंगू नहीं बेटा, उसे गैंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। समझना बेटा, ये आता है एग्जाम में। तो जो इम्प्योरिटी, जो गंदगी अलग हो जाएगी उसको क्या बोलोगे? गैंग बोलोगे। सो ओर कंटेन मैनी टाइप्स, ओर कंटेन्स मैनी टाइप ऑफ सॉइल, जो अभी बता रहा था वेदांत की सर, मिट्टी होगी, सैंड होगा, रॉकी सबस्टेंस होंगे। ओर्स कंटेन मैनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, रॉकी सबस्टेंसेस along with the metal compound. These impurities are called gang. समझ में आ गया भाई? हमारा काम क्या है? हमारा काम है बेटा गैंग को अलग करना। हमारा काम है गैंग को अलग करना, और गैंग को अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। मतलब जमीन के अंदर से पहले मिनरल को ढूंढा, मिनरल को ढूंढने के बाद ओर का पता लगाया, ओर में से गैंग को अलग किया, है ना? फिर उसके बाद उसमें से प्योर मेटल निकाला। इस प्रोसेस को मेटलर्जी बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी, है ना? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एट मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में क्या करना है? नंबर 1 भाई साहब, मेटलर्जी में आपको रिमूवल ऑफ गैंग करना है। मतलब गैंग जो इम्प्योरिटी है उसको क्या करना है? अलग करना है। उसको क्या करना है? अलग। समझना है इस बात को, पॉइंट की बात है बेटा। आपने आपने जमीन से आयरन निकाला। यस, देखना सुनना, ये बात इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। आपने जमीन से आयरन का ओर निकाला, आयरन ओर, IRON ओर, आयरन का ओर आपने जमीन से निकाल लिया। आयरन के ओर में आपको मिल गया आयरन ऑक्साइड। क्या मिल गया? आयरन का ऑक्साइड।
बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। आपने आयरन का ऑक्साइड निकाला, मिट्टी, पत्थर, एवरीथिंग आपने उसमें से अलग कर लिया। बताइए क्या अभी आपको आयरन मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिल गया? अभी तो आपके पास में आयरन ऑक्साइड है। क्या है आपके पास में? आयरन ऑक्साइड। मेटलर्जी आपने इंक्लूड, मेटलर्जी में आपने गैंग अलग कर लिया। अब आपके पास में आयरन ऑक्साइड है। बताओ इस ऑक्साइड को हटाना है कि नहीं हटाना है? तो ऑक्सीजन को हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये जहां बोलने की बात होती है वहां नहीं बोलोगे। ऑक्साइड, ऑक्साइड को हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन करने से ऑक्सीजन हट जाएगा। क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप क्या करोगे सेकंड प्रोसेस में? रिडक्शन। तो मेटलर्जी का पहला स्टेप क्या है? बोलो रिमूवल ऑफ गैंग। दूसरा क्या है? रिडक्शन। क्लियर हो गया? एंड देन उसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो आपका आया है ओर उसको कंसंट्रेट करना। रिफाइनिंग, उसके बाद में साफ करोगे। क्लियर? यस, ये वाला रहेगा रिफाइनिंग। और तीन प्रोसेस को मिला करके आपका मेटल, आपको ये सब करने के बाद फाइनली आपके हाथ में क्या मिलेगा? आपको मेटल मिलेगा। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। यस, तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है मेटलर्जी। अब आइए देखते हैं इसका पूरा का पूरा चार्ट, मेटलर्जी को करते कैसे हैं। ठीक है, मेटलर्जी को कैसे करेंगे। अब बच्चों ये पूरा का पूरा चार्ट जो है ये हम लोग कल आपको बताएंगे, क्योंकि बस दो टॉपिक इसमें बचा हुआ है कि मेटल किस तरीके से, कितने टाइप के मेटल आपकी जमीन के अंदर में से निकलते हैं, और उनमें से आप प्योर मेटल किस तरीके से आप अलग करेंगे। ठीक है ना? तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी बची हुई है, देन इसके बाद में कोरोजन बचा हुआ है। चलिए, तो अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो हम लोग अभी के लिए थैंक यू आपको बोलते हैं। कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।